मौजूद हैं। डिजास्टर, और आपने कुछ ऐसे स्टेप इधर बीच में लिए हैं, कुछ ऐसे आपने स्टेप्स लिए जिससे आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्लान लेके आ रहे हैं। क्या हमें उस पर कुछ रोशनी डालेंगे और बताएंगे? जब भी कोई डिजास्टर आते हैं तो एक तो उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो कम्युनिकेशन की दिक्कत हो जाती है। उसके साथ ही हमारा कम्युनिकेशन भी ध्वस्त हो जाता है, चाहे फोन की कनेक्टिविटी हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो। हमारे हेलीकॉप्टर खड़े रह जाते हैं, हमारी जो तमाम तरह की जो सुविधाएं वहां पर उसमें मिलना चाहिए, खाने का सामान है, दवाइयां हैं, वो सब रह जाती हैं, क्योंकि ये तीनों दिक्कतें एक साथ खड़ी होती हैं। और इसलिए पहले तो हमने जितने भी ऐसे डेंजर जोन हैं उनको चिन्हित करने का काम किया। ऐसे ब्लैक होल्स को हमने चुना कि कहां पर आखिर इस तरह की ज्यादा दिक्कतें होती हैं। फिर हमने सैटेलाइट फोन्स की संख्या बढ़ाई। आज हमारे हर जिले में 3-3, 4-4 सैटेलाइट फोन हमारे कम से कम हैं। जो उपकरण चाहिए ऐसी दिक्कत जब हो जाती है तो उन उपकरणों को हमने स्थानीय स्तर तक उनको पहुंचाने का काम किया है। स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंच सकते हैं और इसलिए 10,000 गांवों में लोगों को प्रशिक्षित किया गया, उनको जागरूक किया गया कि जब कभी ऐसा कुछ महसूस हो या ऐसा कुछ हो जाए उस समय हमें क्या करना चाहिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना था, क्योंकि आपदाओं का उत्तराखंड के जो हमारे सीमांत जनपद हैं उनसे लंबे समय से ये कहें कि रिश्ता जैसा हो गया है। और इसलिए हमने अपनी जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको मजबूती दी है, उनको ताकत दी। और आज देश की सबसे मजबूत टीम ये उत्तराखंड की है, एसडीआरएफ की टीम है। इस बार की जो आपदा आई, केवल अगर हम एक पॉइंट और एक दिन छोड़ दें तो अधिकतम 15 घंटे लामबगड़ में हमारा बद्रीनाथ जी का रास्ता बाधित रहा, नहीं तो 5 घंटे से ज्यादा कहीं पर बाधित नहीं रहा। हमने डबल व्यवस्था की। होता क्या था कि हम ऐसे पॉइंट्स पर एक फोकलैंड या जेसीबी हम लोग खड़ा कर देते थे, तो पता चला कि वो पार ही नहीं कर पाया, तो फिर इस तरह की दिक्कत आती थी कि हमारे मार्ग खुल नहीं पाते थे। और इसलिए हमने डबल व्यवस्था की है कि माना एक तरफ से अगर फंस गए तो दूसरी तरफ से भी वहां पर व्यवस्था रहे। और इस तरह से हमने आपदा पर त्वरित सेवा कम, जिसको कहना चाहिए कि रिस्पांस पीरियड ये कैसे कम से कम हो, वो हमने उस पर फोकस किया और मुझे लगता है कि उसका परिणाम अच्छा रहा है। पहले की तुलना में हमने काफी कुछ उसको नियंत्रित किया है। सर, आपने बात की आपदा की उत्तराखंड में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि 18 साल पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसी के साथ और राज्यों का भी गठन हुआ था, और अगर उसकी तुलना की जाए बाकी राज्यों के वनस्पत तो शायद कई पैरामीटर्स पे उत्तराखंड काफी पीछे रह गया है। ऐसा क्यों है और इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, अगर
तुलनात्मक दृष्टि से हम अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। शैक्षणिक संस्थाएं अगर आप देखेंगे, चाहे वो जो सामान्य हमारे रूटीन की जो शिक्षा है वो हों, हमारे ITI हों, हमारे पॉलिटेक्निक हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, मेडिकल कॉलेज हों, आज मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 राज्य उत्तराखंड है। देहरादून जिले में ही हमारे पास 5-6 मेडिकल कॉलेज हैं और एम्स यहां पर है, यहां पर 3 यूनिवर्सिटी हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, अगर होल में हम कहता हूं जो शिक्षा है उस क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है। अगर हम 2001 और 2018 में तुलना करें, बागवानी का क्षेत्र होगा, हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन यहां पर जो अनंत संभावनाएं हैं, जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र हो सकता था वो सकता था जल विद्युत का। जल विद्युत से हमको अच्छी रेवेन्यू प्राप्त हो सकती थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो पर्यावरण से संबंधित है, NGT की बाधा है। हम कोई भी काम करते हैं, 4 धाम यात्रा मार्ग बन रहा है और लगभग 90% क्लियर हो गया। अब सब आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, सब आप मग डिस्पोजल जो है आप 500 मीटर दूर करेंगे। भैया तमाम जितने भी प्रोजेक्ट बनते, DPR बनते हैं, उसमें सब चीजें व्यवस्था रहती है कि कहां मग डिस्पोजल किया जाएगा, पेड़ अगर कट रहे हैं तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे, उससे ज्यादा पेड़ हम लगा रहे हैं। लेकिन एक बार अड़चन आ गई, काम रुक गया, काम अटका पड़ा हुआ है। उसी तरह से जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तमाम ऐसे पर्यावरणविद यहां पर पैदा हो जाते हैं या आ जाते हैं कि जो उसमें उनकी सोच सकारात्मक नहीं होती। उनको 24 घंटे बिजली चाहिए अपने घर में, लेकिन बिजली परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। नदियों से RBM नहीं उठना चाहिए, लेकिन उनको पक्के मकान चाहिए, उनकी सड़क पक्की चाहिए उनको। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं उसके कारण हमको बहुत बड़ी हमारे सामने समस्याएं हैं जो आज भी खड़ी हैं। लेकिन अगर हम इन होल में अगर हम तुलना करें तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड ने इन 18 वर्षों में काफी तरक्की की है, काफी तरक्की की है। यद्यपि तरक्की की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उसकी सीमा नहीं है, लेकिन हम काफी आगे बढ़े हैं। अवस्थापना सुविधाएं हमारी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आज हमारा हर गांव, वहां पर हम या तो वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से या विद्युत के माध्यम से वहां पर आज हम लोग पहुंचे हैं। सड़कों का भी हमने लक्ष्य रखा कि 2020 तक हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। हमारे यहां 13 नेशनल पार्क हैं, जिसमें परमिशन में ही वर्षों लग जाते हैं। एक बिजली का खंभा गाड़ना है तो उसी के लिए वर्षों की परमिशन लग जाती है। यहां तक कि मैंने तो देखा कि बॉर्डर की जो सड़कें हमारी हैं, जो सामरिक दृष्टि वाले बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी कितनी अड़चनें आती हैं वो मैंने महसूस किया है। और इसलिए कुछ बाधाएं हैं, लेकिन हमारे प्रयास सतत चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम NGT को भी समझाएंगे, अपनी बात समझाएंगे और जो ये रुकावटें हैं वो दूर होंगी। मुख्यमंत्री जी, आपने बात की किस तरह की रुकावटें आ रही हैं, लेकिन अब हर स्टेट अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को परियोजनाएं निकाल रहा है, अपने कॉन्क्लेव कर रहा है, इन्वेस्टर समिट कर रहा है और बहुत सारे MOUs भी साइन हो रहे हैं। इन सब
इन्वेस्टमेंट समिट की शोर के बीच में उत्तराखंड सरकार ऐसा क्या करेगी कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सकता है उत्तराखंड में, और इन समस्याओं को दिमाग में रखते हुए लोग कैसे आएंगे और उनका क्या समाधान निकलेगा? हम भी अक्टूबर मास में उत्तराखंड समिट कर रहे हैं और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे कुछ मिनी कॉन्क्लेव हैं, कुछ रोड शोज हैं, कुछ देश में हैं, कुछ राज्य में हैं, कुछ देश से बाहर भी हम लोगों ने ऐसे रोड शोज हमने तय किए हैं और उस पर हमारा काम प्रारंभ हुआ है। अभी राज्य में अभी 2 मिनी कॉन्क्लेव हमारे हुए हैं। हरिद्वार में हुआ है, टिहरी में हुआ है, परसों नैनीताल में है, फिर हमारा सिंगापुर में था, लेकिन सिंगापुर वाला आज ही खबर मिली कि सितंबर 1 वीक में उसको हम लोग वहां पर रोड शो करेंगे। लेकिन देश के अंदर बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, यहां पर हमारे इसी महीने में रोड शो होंगे। हम उन तमाम लोगों को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। विशेष पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे डेस्टिनेशन थे वो आज सैचुरेशन पर आ गए हैं। वहां पर विस्तार की जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। लेकिन एक हम भविष्य की जो संभावनाएं हैं कि हमने 13 नए डेस्टिनेशन, हर जिले में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 जिले हैं, 13 जिलों में हम एक एरिया हमने चयनित किया है और उन एरियाज को हम उसकी जो लैंड यूज है उसको हम पर्यटन के रूप में परिवर्तित करके, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको दिक्कत न हो, हम उनको यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। वहां पर हम उनको उद्योग में हमने शामिल किया है पर्यटन को। मैं समझता हूं कि दूसरा स्टेट है देश के अंदर उत्तराखंड जहां पर हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और इसलिए हम जो सर्विस सेक्टर है उस पर हमारा विशेष फोकस है क्योंकि उत्तराखंड बहुत ही कम जनसंख्या का राज्य है। तमाम जो हमारा उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, वहां पर हमारे पास भारी उद्योग स्थापित हुए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होने के नाते उसका जितना फायदा हमको होना चाहिए टैक्सेस में वो हमको नहीं हो रहा है। कंज्यूमर स्टेट को ज्यादा फायदा है और इसलिए हम सर्विस सेक्टर पर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि राज्यवासियों को रोजगार भी मिल सके और राज्य को अच्छा रेवेन्यू भी मिल सके। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हमने ग्रोथ सेंटर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 670 न्याय पंचायतें हैं और 670 न्याय पंचायतों में हम ग्रोथ सेंटर स्थापित करेंगे। अब ग्रोथ सेंटर का आशय जो है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हम अधिकतम लोगों को उसमें रोजगार दे सकेंगे। गांवों के जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां पर रोजगार दे सके। सपोज करिए पुलिस की वर्दी है, ये बाहर से बनकर आती है, नर्सेज की ड्रेस है, डॉक्टर्स की ड्रेस है, ये बड़े बड़े ठेकेदार इसको बनाते हैं। प्रिंटिंग है, बाहर से प्रिंटिंग वगैरह आती है। हम चाहते हैं कि इसको हम लोकल स्तर पर इस चीज को तैयार करें। हमारे पास ऐसे फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, एरोमेटिक है, स्पाइसेस के रूप में है। फल हैं जिनसे बहुत अच्छा जैम बन सकता है, चटनी बन सकती है और जिनकी वैल्यू है। अगर फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट है तो उसकी ऑर्गेनिक से भी ज्यादा वैल्यू है। तो हम उन चीजों का, उनको प्रोसेसिंग, उनकी पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, इस सब करके जो स्थानीय आधार पर हो सकता है, ये तो नेचुरली हमारे पास हो रहा है। एक जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं अपने खेतों में और एक को जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं आने वाले समय में। आसपास पहाड़ में पूरे खेत बंजर हैं, उन बंजर खेतों में हम उसकी जो स्थानीय जो आवश्यकता है या वहां की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उसके आधार पर वहां पर क्या क्या पैदा हो सकता है, उन चीजों पर हम फोकस करके वहां पर हम कर सकते हैं। सपोज करें किसी इलाके में दाल बहुत अच्छी होती है लेकिन मार्केट नहीं है, लेकिन उनके पास क्वांटम भी कम है,
तो वो मार्केट में भी ले जाते हैं तो उनका आने जाने का खर्चा बहुत लग जाता है। तो हम उस ग्रोथ सेंटर में वहां पर आकर वो दाल वहां पर इकट्ठा हो जाएगी, किसी के पास 10 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 1 क्विंटल है, वहां पर इकट्ठी हुई, वहीं पर उसको हमने ग्रेडिंग किया, ब्रांडिंग किया, पैकिंग किया और उस गांव की एक ब्रांडिंग हो गई कि भाई फलां गांव की ये दालें हैं। तो वो हमारी परिकल्पना है ताकि हम स्थानीय लोगों को अधिकतम उसमें रोजगार दे सकें। अभी हमने अनिल जी के सहयोग से देवभोग प्रसाद की शुरुआत करी। आप कल्पना करें, मेरा इस बार केदारनाथ में 1.5 करोड़, मुझे कल वहां के जिलाधिकारी आ रहे थे, 1.5 करोड़ रुपया उस प्रसाद से 2000 महिलाओं की जेब में गया 2 महीने में। और जो हमारा रामदाना है, स्थानीय उत्पाद हैं, जो 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो बेचते थे और वो भी बिक नहीं पाता था, वहां पर 55 रुपया उसका सपोर्ट प्राइस है। 55 रुपया किलो सपोर्ट प्राइस है रामदाने की। 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 महीने में उन लोगों की जेब में पैसा गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे यहां जो है, लेकिन हमने उस पर नजर नहीं डाली। हमारे पास है क्या? हमारे पास 4 करोड़ कांवड़िया आ रहे हैं। इन 4 करोड़ कांवड़ियों को टारगेट करके हम इनके लिए बेस्ट बना सकते हैं क्या? हमारे पास 4 करोड़ 16-17 लाख पिछली बार यात्री आए जो बाहर से हमारे उत्तराखंड में घूमने के लिए। उनको फोकस करके, उनको टारगेटेड करके हम लोग लोकल जो हमारे उत्पाद हैं उनको हम कैसे वहां तक पहुंचाएं, इन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो कृषि का क्षेत्र है उसमें तो हमारे बहुत अच्छे, उसमें हमारे क्लस्टर बने, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारा मटर का मॉडल तो बहुत ही सफल मॉडल रहा है। LED लैंप्स का हम गांव में बना रहे हैं, वो हम लोग वहां पर कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें जो ग्रोथ सेंटर, मैं समझता हूं कि जो पलायन का जो कारण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीजें हैं। 3 चीजों के अभाव में कोई पलायन करता है। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर हमने ये 3 चीजें, ये हमारी जो ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना है उससे पूरा हो जाता है। अगर उन लोगों की जेब में पैसा होता तो वहां पर एक अच्छा स्कूल खुल जाएगा, वहां पर कोई अच्छा डॉक्टर जाके बैठ जाएगा, वहां पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुल जाएगा, वहां पर कोई अच्छा जनरल स्टोर खुल जाएगा। तो ये एक परिकल्पना है कि ग्रोथ सेंटर हमारे राज्य की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हमारे ग्रोथ सेंटर में है। उस कल्पना पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका हमारे शासनादेश हो गए हैं, उसको हमने MSME पॉलिसी में उसको सम्मिलित किया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो आकार लेगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये भी, ग्रोथ सेंटर से आपके माइग्रेशन की समस्या आप कहते हैं सॉल्व होगी, लेकिन जो आपका पलायन आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बार शायद 735 गांव लिस्ट किए गए हैं। 10 साल पहले मीडिया के माध्यम से ही बताया गया था कि शायद 53 गांव थे। तो ये सारा हेल्दी माइग्रेशन तो नहीं हो सकता। तो आप कितना सोचते हैं कि आपने जो अभी ये जो इश्यूज गिनाए और ये जो स्टेप्स गिनाए, इससे आप कब तक एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे जिससे पलायन को रोकने में मदद मिले? देखिए, अब तक हम लोग सोचते रहे इस चीज को, अब हमने शुरुआत की है। सोच से हमने उसको शुरुआत में बदला है। निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमने लगभग 103 ऐसे सेंटर हमने चयनित किए हैं जहां पर हम ग्रोथ सेंटर की हम शुरुआत करेंगे। और इस वर्ष में कुछ हम शुरू करेंगे, कुछ अगले वर्ष में शुरू करेंगे, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर विश्वास भी जगेगा। और लोगों के अंदर जो कमी मुझे लगती है, मैंने कहा कि हमारा जो मानव संसाधन है वो बहुत ही अच्छा मानव संसाधन, उत्तम किस्म का मानव संसाधन उत्तराखंड के पास है, लेकिन उसकी एक कमी है। वो कमी उसकी ये है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर वो प्रोफेशनलिज्म उसमें आ जाए तो मैं समझता हूं कि वही हमको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो जो ग्रोथ सेंटर की हमारी परिकल्पना है, जब उसकी जेब में आज 1 पैसा नहीं आ रहा है, उसकी जेब में अगर 10 पैसे आएंगे तो फिर सोचेगा कि अरे 12 कैसे किया जा सकता है, फिर वो सोचेगा 20 कैसे किया जा सकता है, फिर सोचेगा 50 कैसे किया जा सकता है। तो उस चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो बेसिक चीज जो है, जो एक आदमी के अंदर पैदा करने की हम आवश्यकता महसूस करते हैं, जो हम जरूरत महसूस करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म कैसे आए, उस चीज पर इससे विकसित होगी और लोगों की जो आर्थिकी है वो बढ़ेगी। तो पलायन, देखिए अगर हम देखें तो मेरे यहाँ 1.25 लाख तो बिहार के लोग हैं। एक और सवाल सर, आपके बगल में भी एक बैठा हुआ है। एक और सवाल, आपकी एक छवि है कि आप नो नॉनसेंस और करप्शन के अगेंस्ट आपका एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेते हैं और आपकी सरकार ने लिया भी है। इस दौर में और इस 1.5 साल की जर्नी में
आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा करप्शन के मुद्दे को लेकर? देखिए, कई बार लोग ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से जंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उन पर किसी तरह के दबाव हो। एक तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और सबको पता है कि कोई दबाव इसके ऊपर काम करने वाला भी नहीं है। सब जानते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा स्टेट है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कोई भी, जब मैं कोई कदम उठाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की कोशिश भी करता है, और उसी का परिणाम है कि 50 से ज्यादा लोग आज जेल के अंदर हैं। 50 से ज्यादा है। उसमें अधिकारी भी हैं, उसमें कुछ और लोग भी हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, और कुछ अन्य लोग भी हैं जो कुछ किसान भी हैं। जैसे NH 74 में जो मुआवजे का मसला है, बहुत फर्जी तरीके से लोगों को 20 टाइम ओवर उनको दिया गया है। सरकारी जो संपत्ति है, स्कूल का मुआवजा ले लिया साहब, स्कूल का मुआवजा दे दे। भाई, स्कूल तुम्हारे बाप का था क्या? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का पैसा बिल्डिंग में लगा, मुआवजा कैसे दे दिया भाई किसी को? अब ये जो ऐसी चीजें हैं जो की गई, लेकिन हमको पत्रकार पूछते हैं, पब्लिक के जो सुधी लोग हैं वो भी पूछते हैं कि साहब क्या होगा, बड़ों पर भी हाथ जाएगा? मैंने कहा भाई, सब भ्रष्टाचारी बराबर होते हैं, सबका कद जो है एक जैसा होता है। इसलिए एक पर जो कार्रवाई होगी वही अनेक पर होगी, वही सब पर होगी। जो निशाने पर आएगा, जो पकड़ में आएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और आज मैं समझता हूं कि जब जो बात मैंने बोली कि करप्शन के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, भ्रष्टाचार के मामले में हमारे लिए जो गड़बड़ करेगा सब एक समान होंगे, चाहे पैंट शर्ट टाई वाला हो, चाहे कुर्ता पैजामे वाला हो, चाहे नेकर वाला हो, सब पर एक जैसी कार्रवाई होगी। उसको हमने आज प्रमाणित किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर किसी का दबाव नहीं चलेगा, लेकिन मैं जनता में बैठे अनिल जोशी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो कदम उठाए और जो विकास का इन्होंने जो रास्ता अपनाया, अनिल जी, क्या आप जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट या दूसरे इन्वायरमेंटलिस्ट क्या सोचते हैं कि ये विकास और पर्यावरण दोनों को बैलेंस कर पाएंगे? धन्यवाद। मैं एक ही बात त्रिवेंद्र जी के बारे में कहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज किसी व्यक्ति का चरित्र होता है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो फिर दिशा भी तय होगी और दशा भी ठीक हो जाती है। इस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है, सादगी है। इनके व्यवहार में मुख्यमंत्री नहीं होते। मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास भी है, जो भी ऊंच नीच राजनीतिक में चलती होंगी या कभी कई तरह के व्यवहार होते होंगे, लेकिन इनके अंदर ठोस एक आम आदमी है, गांव का आदमी है, और वो कहीं ना कहीं झलकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़े परिवर्तन के वाहक होंगे। और अगर बहुत से पर्यावरण के ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं इनकी मजबूरी का हिस्सा भी हो, लेकिन ये नजीक योग की वापसी के लिए जिस तरह से जुटे हुए हैं, तो भगीरथ नए रूप में आए हैं, चाहे रिस्पिना हो चाहे कोसी हो, भटकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है, देखिए, सवाल यह पैदा होता कि अगर आप साझेदारी में कुछ करना चाहते हैं, आप बैठे बैठे कहीं से भी निर्णय लें, वो नहीं चलता। सरकार जब साझेदारी में हो तब महत्वपूर्ण होता है। इस तरह की गोष्ठियों का ये लगातार आयोजन भी करते हैं। मुझे आशा है कि कुछ परिवर्तन आएंगे। तो सादगी वाले व्यक्तित्व से मैं अपना अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि 2 पद आपने खाली रखे हो, उसको कब भरेंगे आप? काम तो चल रहा है, और बढ़िया भी चल रहा है। अब जब तक काम चल रहा है चलाएंगे। ऐसा ना हो कि पलायन कर जाएं फिर? नहीं, अब देहरादून पलायन की जगह नहीं है। यहां से पलायन करके कहां जाएंगे? देहरादून में सब आना चाहते हैं।
धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, हमारे इवेंट में 4 चांद लगाने के लिए। तो टीएसआर का तेज तर्रार अंदाज आप देख रहे थे। उत्तराखंड के दबंग सीएम के तौर पर उनकी पहचान है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किस तरीके से आगे बढ़ गई और पहाड़ के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या रोड मैप है, ये हमने आपको दिखाया। और अब वक्त हो चला है बीबीसी दुनिया का। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन।